वेलकम टू जीके क्लासेस। सो आज हम स्टैटिक्स का नेक्स्ट एपिसोड डिस्कस करेंगे और अभी तक आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से देख सकते हैं, या फिर मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप वहां पर आसानी से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। सो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस में जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहां से आसानी से आपको क्लासेस के अपडेट एंड पीडीएफ जो है डेली मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी में पूछा गया था और जब ये पूछा था तब इसमें 90% लोगों का जो आंसर है वो गलत हो गया था, क्योंकि देखिए इसमें है सिल्वर, तो इसका मतलब कि इसमें सिल्वर तो होगा ही, एंड निकल मतलब बहुत से लोगों ने सोचा एंड जिंक, तो इसमें से पूछा है कि कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, तो इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है जर्मन सिल्वर में पाए जाने के। बट जो है यही गलत हुआ था, क्योंकि जर्मन सिल्वर जो है किससे बनता है, देखिए कॉपर से, जिंक से एंड निकल, इन तीनों से मिलकर जो है जर्मन सिल्वर जो है बनता है, कॉपर से, जिंक से एंड निकल से। इसमें जो है सिल्वर नहीं पाया जाता, इसमें जो है याद रखिएगा। इसी वजह से जो है ये आंसर बहुत लोगों का गलत हुआ था, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ 3 ही पाए जाते हैं, सिल्वर जो है इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर जो है वो नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ये था इसका राइट आंसर। अब जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि तांबा जो है, देखिए जो ब्रॉन्ज होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं कांसा, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है किससे मिलकर बनता है, तो तांबा और टिन। ये मैंने आपको पहले भी बताया, तांबा और टिन से जो है मिलकर क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। और कांस्य युगीन सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्य युगीन सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। एंड ब्रॉन्ज जो है तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। अब चलिए देखिए जो पीतल है, ये भी याद रखिएगा कि पीतल किससे मिलकर बनता है, तो इसकी एक ट्रिक है, याद रखिएगा, पिताजी। इसकी जो ट्रिक है पिताजी, तो इसमें पीतल जो है, पीतल किससे मिलकर बनता है, तो देखिए ता से हो गया तांबा, तांबा हो गया एंड जिंक, तो तांबा प्लस जिंक जो है मिलकर क्या बनाता है, पीतल। तो ये भी याद रखिएगा कि तांबा और जिंक जो है मिलकर बनाता है जो है पीतल। और इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, याद रख सकते हैं। इससे पी से हो गया पीतल, एंड ता से हो गया तांबा, एंड जी से हो गया जिंक। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। और मैंने आपको ब्रॉन्ज भी बता दिया। और हमेशा याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर धातु नहीं पाई जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए ये जो है 4 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए कि जो तारापुर है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। तारापुर जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। कुडनकुलम या फिर इसको कल्पक्कम भी बोलते हैं, एक कल्पक्कम भी है, कुडनकुलम या कल्पक्कम, ये कहां पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है कुडनकुलम और कल्पक्कम बना जो है परमाणु संयंत्र स्थित है। और ये जो है रूस की सहायता से इसको बनाया गया है। इसको तैयार किसकी सहायता से किया गया है, रसिया की सहायता से इसे तैयार किया गया है। कुडनकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ पर है, कैगा जो है कर्नाटक में है, ये मैंने पहले भी बताया था, कैगा कर्नाटक में है। एंड काकरापार जो है गुजरात में है। तो ये चारों मैंने आपको बता दिया। तारापुर महाराष्ट्र में है, कुडनकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, एंड काकरापार जो है गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या पूछा था कि कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश का भी याद रखिएगा, कौन सा परमाणु संयंत्र है, नरोरा। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। एंड बार्क जिसे बोलते हैं, बार्क जिसे बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी एक एग्जाम में पूछा था। तो ये कहाँ पर है, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र।
याद रखिएगा, ट्रॉम्बे जो महाराष्ट्र है वहाँ पर कौन सा है, बार्क। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो देखिए, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, आप सबको पता है कि इसका जो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। मैं यहाँ पर लिख कर बता दे रही हूँ, इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम सबसे सदर्न पॉइंट है, वो है इंदिरा पॉइंट। ये हर किसी को पता है, बट क्या हुआ कि जब पेपर हुआ तो पेपर में जो है ये ऑप्शन नहीं दिया गया, इंदिरा पॉइंट का ऑप्शन नहीं था। देन इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको इसे अच्छे से समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। जो इसका जो पॉइंट है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी एंड सबसे पूरब, ये सारे पॉइंट जो है मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो देखिए, इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है, यहाँ पर सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। जो इंदिरा कॉल है ये इसका जो है इंदिरा कॉल, ये क्या है, इंदिरा कॉल जो है ये इसका सबसे उत्तरी बिंदु है। एंड सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है। एंड इसका सबसे पूरब बिंदु कौन सा है, तो वो है किबुतु जो है ये इसका सबसे पूरब में है। और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये इसका सबसे पूरब वाला बिंदु है किबुतु। एंड इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, तो वो है सर क्रीक। ये भी याद रखिएगा, सर क्रीक जो है ये इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है गुजरात में स्थित है। तो ये चारों आप याद रखिएगा। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो भारत का सबसे जो है उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी, सबसे पूरब वाला बिंदु है वो है किबुतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। एंड सबसे जो पश्चिम में है वो है सर क्रीक जो कि गुजरात में स्थित है। लेकिन जो है भारत का जो सुदूर दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो देखिए, मुख्य भूमि के अलावा अगर पूछा जाए, याद रखिएगा कि अगर पूछे मुख्य भूमि के अलावा, मैं आपको ये बता रही हूँ इसीलिए ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है इंदिरा पॉइंट जो है ऑप्शन में नहीं दिया था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि भारत का जो सुदूर दक्षिणतम पॉइंट जो है कौन सा है। तो मुख्य भूमि के अलावा अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में जो है यहाँ पे लिख देती हूँ, पिगीमिलियन पॉइंट, अगर ऑप्शन में जो है ये दिया रहे कि जो पिगीमिलियन पॉइंट, देन इसका आंसर क्या होगा, तब जो है ध्यान रखना कि ये भारत का जो है सबसे दक्षिणतम, सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है वो होगा पिगीमिलियन पॉइंट। तो देखिए, अगर इसका लोकेशन पूछे कि कन्याकुमारी जो है इसका लोकेशन, ये भी याद रखिएगा, तो इसका लोकेशन जो है वो होगा, इसका लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट, ये कन्याकुमारी का लोकेशन है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब चलिए देखिए, मैंने आपको सारे जो है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सारे मैंने आपको बता दिया। तो अब हम ऑप्शन से देखते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, क्या पूछा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिगीमिलियन पॉइंट। और देखिए ये कहाँ पर है, तो ये है ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। एंड इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है इसका लोकेशन। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन में ये ना हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। एंड ये जो है सबसे साउथ पॉइंट है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे साउथ वाला है। और इसी को इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, पिगीमिलियन पॉइंट। और इसके साथ जो उत्तर, पूरब और पश्चिम का भी मैंने आपको बताया, वो भी आप याद रखिएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, जो इंडिया स्ट्रगल जो है किसके द्वारा, ये किसकी बुक है, किसके द्वारा लिखा गया, तो ये है सुभाष चंद्र बोस। एंड
ये इससे जो रिलेटेड एक करंट का मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। जो पराक्रम दिवस है, ये जरूर पूछेगा 100%। पराक्रम दिवस, पराक्रम जो दिवस है ये किसकी जयंती पर जो है 23 जनवरी 2021, ये डेट याद रखिएगा, 23 जनवरी 2021 को पहली बार मनाया गया। पहली बार मनाया गया इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है 23 जनवरी, तो 23 जनवरी 2021 को पहली बार जो है पराक्रम दिवस मनाया गया है। और इंडिया स्ट्रगल किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, तो याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी। तो देखिए गुलामगिरी जो है ये किसकी है? तो इनसे याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। और डेट भी याद रखिएगा 11 अप्रैल, 11 अप्रैल भी याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी की है। एंड इससे जो है एक इनकी एक संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, वो भी याद रखिए। कौन सी है वो? सत्य शोधक समाज। जो सत्य शोधक समाज है ये इन्हीं की है, ज्योतिबा फुले की है। एंड इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था कि सत्य शोधक समाज जो है कहाँ पर स्थित है, ये जो संस्था है इनके द्वारा ये कहाँ पर है? तो वो है महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र। ये नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है सत्य शोधक समाज वाली संस्था। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, 11 अप्रैल, सत्य शोधक समाज जो है संस्था है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एंड नेक्स्ट देखते हैं गीता रहस्य। गीता रहस्य आप सबको पता है कि बाल गंगाधर तिलक की है। ये गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की है। एंड नेक्स्ट देखते हैं बंदी जीवन, ये किसकी है? तो ये है सचिंद्र नाथ सान्याल। बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल की है। और इसी से जो है रिलेटेड मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर ये क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से किस पुस्तक को जो है क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है, तो वो है बंदी जीवन। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक को जो है क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है, तो वो है बंदी जीवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी जीवन। और ये किसके द्वारा है? सचिंद्र नाथ सान्याल। और एक चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड, तो देखिए अभी जो है अंडमान निकोबार का जो रॉस द्वीप है, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, करंट का है तो पूछ सकता है। रॉस द्वीप, रॉस द्वीप, जो अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का जो नया नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। उसका अब नया नाम क्या हो गया है? बोस द्वीप। ये क्या हो गया इसका नया नाम? रॉस द्वीप का नाम बदलकर जो है बोस द्वीप कर दिया गया है। एंड जो हावड़ा कालका एक्सप्रेस है, ये भी याद रखिएगा, हावड़ा कालका एक्सप्रेस, इसका भी जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। ये भी याद रखिएगा, नेताजी एक्सप्रेस। तो इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो देखिए यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट अभियान हैं जिसको मैं लाइन बाय लाइन एक एक अच्छे से समझा रही हूँ। तो देखिए ऑपरेशन जो मेघदूत है, ये जो है 1984 में सियाचिन विजय, सियाचिन पर विजय के लिए इसको चलाया गया था। सियाचिन विजय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वो है ऑपरेशन मेघदूत। और ये सियाचिन मैंने आपको बताया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध भूमि है और ये कहाँ पर है? लद्दाख में। तो ये याद रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन विजय। एंड नेक्स्ट ऑपरेशन विजय, तो ये किससे है? कारगिल विजय। कारगिल पर विजय के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वो था ऑपरेशन विजय। और ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, लद्दाख में है। और ये घटना कब की है? 26 जुलाई 1999। तो ऑपरेशन विजय हमेशा याद रखिएगा, कारगिल विजय और लद्दाख में है। एंड ऑपरेशन पोलो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ऑपरेशन पोलो है वो हैदराबाद को जो है भारत में मिलाया गया था। इसको मैंने आपको बताया है कि हैदराबाद को
भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो, और ये कब की है? 1948। ये 1948 में हुआ था। और ये लोन बरातू जो है ये कहाँ पर है? तो ये भी याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। और लोन बरातू जो ऑपरेशन है वो किस लिए चलाया गया था? तो नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं, मैंने आपको चारों ऑपरेशन जो इंपॉर्टेंट है वो चारों यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोन बरातू। ये जो है नक्सलियों के लिए चलाया गया था, एंड ये मैंने आपको बताया कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये भी याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? तो देखिए एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा, आपने दिया होगा तो, कि प्रोटोजोआ से रिलेटेड एंड जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, इनसे हमेशा ऐसा क्वेश्चन बनकर आता है कि कौन सा इसमें से प्रोटोजोआ जनित रोग है, कौन सा इसमें विषाणु जनित है, कौन सा इसमें जीवाणु जनित है। तो ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा जो है 1 या 2 इससे पूछा ही जाता है। तो मैं आपको जो है पहले इसको एक ट्रिक के द्वारा याद कराती हूँ। देखिए जो प्रोटोजोआ का अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो कोई भी पूछेगा तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक देखिए याद रखिएगा, ये ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। आपने भी अगर कोई ट्रिक बनाया होगा तो आप उससे भी याद रख सकते हैं, पापा काम पे सोते हैं। देखिए इस ट्रिक से क्या होगा कि आप आराम से याद कर सकते हैं। तो इससे हो गया, पा से हो गया पायरिया, पायरिया हो गया। का से हो गया देखिए काला जार, काला जार। मौ से हो गया मलेरिया, मौ से हो गया यहाँ पर मलेरिया। पापा काम पे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पे होगा, पापा काम पे सोते हैं। तो प से क्या होगा? प से हो गया पेचिस, प से हो गया पेचिस। एंड सोने से हो गया निद्रा रोग। ये रोग भी याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ निद्रा रोग। तो ये देखिए, तो ये सारे क्या है? प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो जनित रोग हैं, डिसीज हैं। इसका ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। तो पा से हो गया पायरिया, का से हो गया काला जार, पे से हो गया पैचिस, सोते से हो गया निद्रा रोग, एंड मौ से हो गया मलेरिया। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मलेरिया वाला है। इससे तो हमेशा ही बनता है ये क्वेश्चन कि मलेरिया जो है, जो मलेरिया जो प्रोटोजोआ जनित रोग है ये किससे होता है? तो ये जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। यहाँ पर मैं इसे लिख देती हूँ, आप याद रखिएगा जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब देखते हैं, देखिए आपने ये देख लिया कि पायरिया भी होता है, काला जार भी होता है, मलेरिया भी होता है, पैचिस भी होता है, निद्रा रोग। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। तो देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? तो मलेरिया भी होगा, निद्रा रोग भी होगा, पायरिया भी होगा। हैजा जो है ये प्रोटोजोआ जनित नहीं है, क्योंकि हैजा जो है जीवाणु जनित है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, मतलब आपको गलत वाला बताना है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ पर खेला? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ पर, कौन से एग्जाम में पूछा था? ये एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी अभी। एनटीपीसी और एसएससी, इन दोनों एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला जो है डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ पर खेला। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए जो है ये चारों ऑप्शन में रखा है, सो दैट मैं आपको बता सकूँ। तो देखिए जो धर्मशाला स्टेडियम है ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और आप सबको पता है कि इसका पुराना नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम ये इसका पुराना नाम था। और ये जो है क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में है। एंड ईडन गार्डन स्टेडियम ये आपको पता ही है, ये कहाँ पर है? कोलकाता। ईडन गार्डन स्टेडियम जो है
कोलकाता में है और यहीं पर जो है भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला। एंड वानखेड़े स्टेडियम आपको पता ही है मुंबई में है, मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। और वानखेड़े में जो है एक का हेडक्वार्टर है, कौन सा है, वो है BCCI। ये भी याद रखिएगा, जो BCCI है, BCCI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है वानखेड़े स्टेडियम। तो इसमें देखिए क्या पूछा था, इसमें पूछा है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ पर खेला, तो वो खेला है ईडन गार्डन स्टेडियम में, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में है। और ये जो देखिए ये जो मैच हुआ था पहला डे नाइट मैच, ये किसके बीच में हुआ था, तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। और इसमें जीता कौन, इसमें भारत, इंडिया जो है इस मैच को इसने जीता था। और ये नवंबर की घटना है। और जब ये डे नाइट टेस्ट मैच हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पिंक कलर का पूरा कर दिया गया था। क्यों, बिकॉज उसमें जो है पिंक बॉल, ये भी याद रखिएगा, उसको पूरा पिंक क्यों किया गया था, क्योंकि उसमें जो है पिंक बॉल का उपयोग किया गया था, पिंक बॉल जो है उसका यूज किया गया था, इसीलिए उसको पूरा पिंक कर दिया गया था। तो पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो है ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में जो है खेला गया और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ और इसमें जीता कौन, इंडिया। तो इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ये क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा एक रीज़न भी था, क्योंकि बहुत से लोग जो है इस क्वेश्चन को ट्रिक से याद करते हैं। तो आप ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप ट्रिक्स, क्यों, वो एक जो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, क्यों इस ट्रिक से मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो लाइन से नहीं है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है, हमेशा ऐसे पूछता है कि पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, मतलब आपको क्रम में लगाना होता है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। तो अगर आप ट्रिक याद रखेंगे, वो जो गमछा वाली ट्रिक है, तो उससे आप गलत कर देंगे, क्योंकि उस ट्रिक में जो है लाइन से नहीं दिया गया है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप इसे, क्योंकि कर्क रेखा जो भारत के केवल 8 राज्यों से गुजरती है, तो आप उसे एक बार याद कर लेंगे तो वो आपको भूलेगा भी नहीं। एंड जब भी पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम पूछेगा तो आप वहाँ पर इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। और इसी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एंड भूमध्य रेखा को, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भूमध्य रेखा है इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है कांगो, कांगो नदी है, जो कि कहाँ पर है, अफ्रीका में है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो, अफ्रीका में है। एंड मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है लिम्पोपे। लिम्पोपे नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी, एंड मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपे नदी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये किस किस राज्य से जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको इसको पश्चिम से पूरब में बता रही हूँ। तो देखिए गुजरात, गुजरात के बाद हो गया राजस्थान, राजस्थान के बाद हो गया मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड का जो रांची है वो सबसे ज़्यादा पास है, ये भी याद रखिएगा। झारखंड का जो रांची है ये कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा पास है। झारखंड के बाद हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये आपको ट्रिक से आप मत याद कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन जो है आपको हमेशा एग्जाम में आप गलत कर देंगे। अगर क्रम में लगाने को आएगा तो आप उसे कैसे सही करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज याद होगी तो चाहे एक पूछे या किसी क्रम में पूछे, कैसा भी पूछे, इससे बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं आप उसे ज़रूर सही करेंगे। तो अब चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा वाला नहीं होगा। तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से भी, त्रिपुरा से भी, मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें नहीं वाला पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
पैलेट पार्टिकल, पैलेट जो कण है किस कोशिका को कहते हैं? तो ये देखिए अलग अलग जो है 4 क्वेश्चन जो बन सकते हैं साइंस में वो मैंने लिया हुआ है। ये मैं कभी भी, मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ऑप्शन जो है ऐसा बनाऊं जिससे कि मैं 4 अलग अलग क्वेश्चन भी आपको सिखा सकूं। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। तो लाइसोसोम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली, ये भी याद रखिएगा। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इससे तो हमेशा ही पूछता है, ये क्या है? कोशिका का पावर हाउस। जो कोशिका है उसका पावर हाउस, कोशिका का जो पावर हाउस है ये किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही। और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ऊर्जा की मुद्रा है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा की मुद्रा ATP, इसका मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां पर मैं आपको लिख के बता देती हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है? इसी को बोलते हैं ऊर्जा की मुद्रा, जो कि ATP किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं एंड लाइसोसोम को आत्मघाती थैली। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए जो राइबोसोम है, राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की जो फैक्ट्री है ये किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहते हैं। और ये जो है सबसे छोटा कोशिकांग है, ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा कोशिकांग। सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो क्या है? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। तो देखिए इसमें पूछा था कि जो पैलेट पार्टिकल किस कोशिका को कहते हैं, तो ये राइबोसोम को ही कहते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं एंड ये सबसे छोटा कोशिकांग है। तो आपके जो है चारों पॉइंट इसमें क्लियर हो गए होंगे। पैलेट पार्टिकल किस कोशिका को कहते हैं? तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर C, राइबोसोम। अब चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, निम्न में से किस संस्था का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, दुबई में स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए लिया है कि इसमें मैं 4 अलग अलग संस्थाओं का हेडक्वार्टर आपको बता सकूं। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना मैं आपको बता रही हूँ 23 जून। मैं एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आप इसे नोट कर सकते हैं। 1894 को स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ल्यूशाने, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। ल्यूशाने, ये भी मैं आपको लिख देती हूँ, स्विट्जरलैंड के अंदर है ल्यूशाने। वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है थॉमस बॉक। ये भी याद रखिएगा, जो थॉमस बॉक हैं ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, थॉमस बॉक। एंड इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894। इसका हेडक्वार्टर है ल्यूशाने, स्विट्जरलैंड। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर B, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इससे तो क्वेश्चन यूपी का जो टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था, और भी बहुत से एग्जाम में पूछता है। इसे बोलते हैं WWF। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, इसकी स्थापना जो है 1961 को होती है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसका लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो लोगो है वो क्या है? पांडा। पांडा जो है इसका लोगो है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर C, इसका भी मैं क्लियर करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई में है। एंड ग्रेग बर्कले जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो देखिए सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एंड मैंने आपको बताया था कि BCCI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से किस संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और मैंने आपको बताया ग्रेग बर्कले जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस सारे क्वेश्चन मैं आपको डे बाय डे कराऊंगी। सीरीज़ पसंद आए आपको, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, इससे मुझे जो है अप्रिशिएशन मिलता है। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से नए क्वेश्चन के साथ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।